नाउ हाउ टू रिकॉग्नाइज केमिकल इक्विलिब्रियम, के केमिकल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, अगर है तो डिटरमाइन कैसे करें? देयर आर टू वेज। वन इज द फिजिकल मेथड। अगर आपके पास ये रिएक्टेंट है या कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो अगर ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, बी क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अगर दोनों में कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब या एमिट कर सकता है, यानी आपका अगर रिएक्टेंट है, अगर ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है, सबसे कौन से? यूवी, आईआर और विजिबल रेडिएशन। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, पहले जो एब्जॉर्बेंस होगी, एब्जॉर्बेंस जो है यानी कितने रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे ये वाले, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन। तो शुरू में कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? कम। और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी इसका सैंपल लेंगे। इनिशियली हमने सैंपल लिया, इसकी एब्जॉर्बेंस चेक की, एब्जॉर्बेंस क्या होगी? हाई होगी। फिर कुछ टाइम के बाद हमने सैंपल लिया, एब्जॉर्बेंस क्या होगी? और हाई होगी या लो होगी? लो होगी, क्योंकि रिएक्टेंट जरूर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर हमने कुछ टाइम के बाद फिर सैंपल लिया, अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका होगा तो आपको एक सर्टेन वैल्यू मिलेगा। फिर 10 मिनट के बाद हमने फिर दोबारा वैल्यू लिया, अगर एब्जॉर्बेंस कम नहीं हो रही, एक जगह पे रुक गई है, हम रिपीटेड सैंपल लेते जा रहे हैं, पर कंसंट्रेशन जो है एब्जॉर्बेंस फिक्स हो गई है, मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। कांस्टेंट हो गई है मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। तो इस तरह से एक ये फिजिकल मेथड है। अगर रिएक्टेंट जो है विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अगर आप मेजर करते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि शुरू में एब्जॉर्बेंस कम होती जाएगी, आके एक सर्टेन वैल्यू पे स्टॉप हो जाएगी। फिर वक्त गुजरने के साथ एब्जॉर्बेंस में चेंज नहीं आएगी। जब एब्जॉर्बेंस में चेंज आए तो रिएक्टेंट होगा तो एब्जॉर्बेंस कम होगी, प्रोडक्ट होगी तो एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाएगी। पर अगर वक्त गुजरने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आया आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और मतलब क्या हुआ कि आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। तो एक ये फिजिकल मेथड होता है। इसमें कोई दिक्कत बेटा कि ये यही लिखा हुआ कि इन दिस मेथड स्पेसिफिक रेडिएशन सच एज यूवी विजिबल, अल्ट्रावायलेट, आईआर और विजिबल, ठीक है। अल्ट्रावायलेट, विजिबल और आईआर ये रेडिएशन पास थ्रू रिएक्शन मिक्सचर। Both reactants and products absorb radiation with respect to equilibrium concentration noted by spectrometer. The percentage of absorbance of radiation determines the equilibrium concentration. तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि absorbance is directly proportional to concentration. तो कंसंट्रेशन जब फिक्स हो जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, अब समझ जाएं कि आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। ये कौन सा मेथड है? ये फिजिकल मेथड। ऑटोमेटेड है, डिवाइस जो हमें एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करके देगा, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर होगा, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा कि उसमें वो हमें एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करके देगा, उसके वैल्यू से हमें पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है कि नहीं है। दूसरा होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है बेटा कि हम डिफरेंट मेथड्स हैं, नॉर्मली यही एग्जांपल जो है एक्सप्लेन करने को मिलता है। देखिए, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, इनमें अगर कोई भी एसिड और बेस है, एसिड और बेस है, तो व्हाट इज द वे टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस? अ प्रोसेस नोन एज टाइट्रेशन। अगर आपने 9th में कलर चेंज वाला एक्सपेरिमेंट किया था, वो जो कलर चेंज होता है या फर्स्ट ईयर में होता है, ठीक है, तो टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम अननोन कंसंट्रेशन क्या करते हैं? मालूम करते हैं फ्रॉम नोन कंसंट्रेशन, फ्रॉम नोन। अब देखें, नॉर्मली जो टाइट्रेशन रिएक्शन होता है दो किस्म के होते हैं, एक रेडॉक्स टाइट्रेशन होती है, दूसरी आपकी एसिड बेस टाइट्रेशन होती है, ठीक है। अब एसिड बेस टाइट्रेशन कैसे होती है कि अगर आपके पास एसिड मौजूद है तो आप उसको बेस के साथ न्यूट्रलाइज करोगे। अगर एसिड की कंसंट्रेशन का पता नहीं है तो आप बेस की नॉन कंसंट्रेशन लोगे, ठीक है। उस नॉन कंसंट्रेशन से अगेन मैं थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने की कोशिश करूं कि सॉल्यूशन दो किस्म के होते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वो नहीं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नहीं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन
अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसकी कंसंट्रेशन और मोलरिटी का आपको पता हो। अनस्टैंडर्ड वो होती है जिसका पता ना हो। तो अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, यानी उसकी कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं थ्रू व्हाट, टाइट्रेशन, इस प्रोसेस के जरिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कोई भी एसिड और बेस है, तो क्या आपके पास एसिटिक एसिड है? तो इसको अगर हम बेस के अगेंस्ट क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे। अगर बेस की नॉन कंसंट्रेशन लें और इसको उससे रिएक्ट करें तो हमें इसकी कंसंट्रेशन का पता चल जाएगा। तो वक्तन हम क्या करेंगे, इसकी टाइट्रेशन करेंगे, वहां से हमें पता चलता जाएगा, हम टाइम नोट करेंगे। भाई पहली रीडिंग हमने 10 मिनट बाद ली, रिएक्शन मिक्सर की, फिर 10 मिनट बाद ली, फिर 10 मिनट बाद ली। जब इसकी कंसंट्रेशन का वैल्यू कांस्टेंट आना शुरू हो जाए, अब देखिए हम कोई फिजिकल टेक्निक यूज नहीं कर रहे, हम रेडिएशन या कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई और टेक्निक यूज नहीं कर रहे, हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो वहां से जो पता चलेगा, इसको हम केमिकल मेथड कहेंगे। बुक में लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, पर इसने क्या एक्सप्लेन किया, ये मेरी एक्सप्लेनेशन थी। बुक ने क्या एक्सप्लेन किया, इसको थोड़ा एक मरतबा पढ़ लेते हैं कि फॉर डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग केमिकल मेथड कंसीडर द एसिडिफिकेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। कि हम इस रिएक्शन को ईस्टर बनाने के काम आ रहा है, एसिडिफिकेशन रिएक्शन, एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे। एसिड और अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल मिलके क्या देंगे बेटा, ईस्टर प्लस वाटर देंगे। सिंस द इक्वेशन ऑफ एसिडिफिकेशन टेल इज दैट 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट्स टू फॉर्म 1 मोल, ये 1 मोल बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब इनिशियल कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल आपकी कितने भी मोल लिए हमने, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे कि हमने ए मोल लिए, ठीक है। ए मोल किसके, इसके, बी मोल किसके, इसके। अब अगर अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 0, इसकी भी क्या होगी, 0। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट किस में कन्वर्ट होगी, तो वो कुछ अमाउंट को हम क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, ठीक है। और इसकी अमाउंट जो बनेगी उसको क्या लेंगे, एक्स। तो इसके मोल बनेंगे, इसके मोल किससे बनेंगे, रिएक्टेंट के मोल से। तो जितने इसके मोल अपीयर होंगे, यहां से क्या होंगे, माइनस होंगे। तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, इसके जो मोल्स होंगे ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप इसको क्या करोगे, ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, इसको क्या करोगे, वी से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगी कंसंट्रेशन। ये क्या बन जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी। और केसी का वैल्यू कैसे बनाते हैं, Kc इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, एक्स ओवर वी, एक्स ओवर वी। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स ओवर वी और बी माइनस एक्स ओवर वी। अब देखिए 4 वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएंगे, वॉल्यूम गया तो बचा क्या, एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, नीचे क्या होगा, ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। तो इस तरह से आप सिंपली इसकी जो है मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, इस जैसे 1-2 रिएक्शन और भी कर लेते हैं। ये फर्दर इसने आगे भी एक्सप्लेन किया है तो वही होगा, तो आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आगे कुछ नहीं लिखा, ठीक है, लॉ ऑफ मास सेक्शन आ गया, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ाते हैं। पर इससे पहले तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइन कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि भाई डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके लिए आप क्या करोगे, कोई रिएक्शन ले, एक तो ये था, इसको दोबारा अपनी तरफ से करते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये थोड़ा आगे करते हैं इसको, एसिटिक एसिड। उसके बाद हमने क्या लिया, इथाइल अल्कोहल, और जो प्रोडक्ट बनी वो क्या बनी, ईस्टर प्लस वाटर, CH3CO C2H5 एंड वाटर बना, ठीक है बेटा। अच्छा, लेट सपोज हमने जो इनिशियल मोल्स लिए थे, ए मोल इसके लिए हमने, बी मोल इसके लिए, ठीक है। तो इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो इसके 0 मोल बनेंगे, इसके भी 0 मोल बनेंगे, ठीक है, सही। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो जरूर इसके कुछ मोल्स बनेंगे,
तो x मोल इसका बना, x मोल इसका बना, तो यहां से ये मोल क्या होंगे, माइनस होंगे, a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स। ये तो मोल्स हैं, तो फिर कंसंट्रेशन क्या होगी एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम होगी कि मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो a माइनस एक्स ओवर v, b माइनस एक्स ओवर v, और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, x ओवर v, x ओवर v। ठीक है, अच्छा इसको अब केसी में बनाना है, तो केसी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल किसके बराबर है, x ओवर v इनटू दूसरी प्रोडक्ट भी x ओवर v डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है, a माइनस एक्स ओवर v और b माइनस एक्स ओवर v। देखिए चार, दो वॉल्यूम ऊपर हैं, दो नीचे हैं, तो ये वॉल्यूम, ये दो वॉल्यूम कट गए, बाकी क्या बचा, केसी इज इक्वल टू बचा x इंटू एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचा है माइनस एक्स और b माइनस। ठीक है, तो अगर आपके पास x का वैल्यू मालूम है, अगर आपके पास x का वैल्यू मालूम है, अगर आपके पास x का वैल्यू मालूम है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, x का वैल्यू रख के आप मालूम कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इक्विलिब्रियम पे हमने इसका एक मोल लिया है, हमने इसका एक मोल लिया, यहाँ पे 0 था, इक्विलिब्रियम पे हमें इंफॉर्मेशन ये मिली कि x का वैल्यू जो है वो 3/2 है। कितना है, 3/2। तो बताएं इसके एक मोल से इसका एक मोल रिएक्ट कर रहा है, इसके एक मोल बन रहा है, इसका भी एक मोल, तो अगर इसका 3/2 मोल बने तो आप समझ सकते हैं इसकी भी कंसंट्रेशन क्या होगी, क्योंकि दोनों के लिए x यूज किया हमने। ठीक है, तो यहाँ क्या होगी कंसंट्रेशन 1 माइनस 3/2, यहाँ क्या होगा 1 माइनस 3/2। ठीक है, अब 3/2 इस तरह से फ्रैक्शन में आप माइनस करें, इजी रहे, ये भी ठीक है, वरना 3/2 इक्वल टू होगा 0.667, 0.667। ठीक है, तो इसको अगर माइनस 0.667 करें तो इसकी कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी, 0.33, इसकी क्या रह जाएगी 0.33, और ये किसके बराबर है 0.667, और ये किसके बराबर 0.667। अब केसी का वैल्यू मालूम कर सकते हो कैसे, कि भाई 0.667 इंटू 0.667 डिवाइडेड बाय क्या होगा 0.333 इंटू 0.333। ठीक है, तो देखें ये इसके ऊपर 2 टाइम इसका टेबल जाएगा, 2 टाइम इसके, तो केसी इज इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। अगर आप इसको इस तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके से करना चाहते हैं कि भाई हमने क्या बनाया कि एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है a माइनस एक्स और क्या है b माइनस एक्स, इधर अगर वैल्यू रखते हैं x का वैल्यू क्या है 3/2 इंटू 3/2 हो गया, स्क्वायर हो गया। अच्छा नीचे है, नीचे क्या है 1 माइनस 3/2। ठीक है, उसके बाद क्या है 1 माइनस 3/2, इसकी एलसीएम निकालेंगे, क्या होगी 2, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगी, 1 का टेबल 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 हो गया, 1 का टेबल 2 पे, अच्छा क्या आएगा भाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3/2, एलसीएम बनी 2, 1 का टेबल 2 टाइम, तो 2 1 द 2, 2 का टेबल इस पे एक टाइम, तो ये कैसे होगा, अच्छा 2/3 है ना, 3/2 यार, ये 2/3 है, मैं कहूँ ये वैल्यू कम क्यों हो रहा है, 2/3, तो 2/3 यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2/3। ठीक है, एलसीएम कितनी लगी 3, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1/3, इसका आंसर भी क्या आएगा 1/3। इसको छुड़ाएं अगर 3/2 इंटू 3/2, ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा करेंगे, यानी 3/1, 3/1 इंटू 3/1, 3 3 दा 9 3 दा 27, 27 अगेन आंसर नहीं आया क्यों, अगेन 2/3 है, 2/3 इंटू 2/3, 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36, 36/6,
सॉरी 36/9 4, तो वही आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। अगर आपको एक्स का वैल्यू मालूम है, कभी कभी एक्स का वैल्यू खुद निकालना पड़ता है, हिंट दी हुई होती है या एक वैल्यू मिला हुआ था, दूसरा आप खुद मालूम करेंगे। ये तो था सिंपल रिएक्शन। अगर इस तरह से है, अगर रिएक्शन इस तरह से है कि भाई H2 + I2 2HI, अब क्या होगा? अगर ये A है, ये B है, ये 0 है, अब क्या होगा? A - X B - X, इधर क्या होगा? 2X होगा, क्योंकि इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनने, इसके 1 मोल से इससे 2। ठीक है, तो अगर मान लें कि इसका 1 है, ठीक है, और X का वैल्यू जो है वो 0.2 है, तो मुझे बताएं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी? ये क्या होगा आपका? इसको अभी रहने देते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। A - X ओवर V, इसकी क्या होगी? B - X ओवर V, इसकी क्या होगी? 2X ओवर V, और इसको क्या करोगे आप? ये पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो भाई इसका जो केसी वैल्यू है, अगेन देखें V² यानी 2 × V, तो वॉल्यूम इधर ही काट दें, वॉल्यूम गया, बाकी क्या रह गया? 4x² डिवाइडेड बाय क्या करोगे? A - X B माइनस। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से करते हो। अगर आपको x का वैल्यू पता है तो आप वैल्यू डाल के कर सकते हो। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं, हम आते हैं बुक की तरफ। अब बुक में क्या चीज है कि कल हमने केसी का वैल्यू पढ़ा था। ठीक है, कि केसी जो है वो किसके बराबर होता है बेटा? केसी बराबर होता है किसके? प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, ये इसका। ठीक है, और कब? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अब ये जो केसी है, ठीक है, ये केसी जो है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, और इसका वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ किस चीज के? प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। अगर आप प्रेशर चेंज करते हो, वॉल्यूम चेंज करते हो, या क्या करते हो आप, कंसंट्रेशन चेंज करते हो, तो केसी का वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। हर रिएक्शन का केसी वैल्यू वही रहेगा। हाँ, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो टेम्परेचर चेंज करने से केसी का वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखें टेम्परेचर के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी वेरीज विद टेम्परेचर। केसी फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब क्या होगा कि जितना टेम्परेचर लो होगा रेट फास्ट होगा। रेट क्या होगा? फास्ट होगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट जो है, ठीक है, तो आपका जो केसी वैल्यू है वो 4.1 × 10⁻, क्या है? 8 है, बट 0.5 ओनली। अब देखिए ये कितना बड़ा वैल्यू था। जब टेम्परेचर 400 किया तो केसी का वैल्यू बहुत कम हो गया। बहुत क्या हो गया? कम हो गया। यानी टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है किस पे? केसी वैल्यू पे। दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ, सिमिलरली डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में आंसर है, पर अगर 1 to 7, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो आपका वैल्यू कितना हो गया? 1.53। अब यहाँ पे देखिए माइनस था, यानी 1000 टाइम से भी ज्यादा रेट क्या हो गया? इंक्रीज है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर कम करने से केसी ज्यादा हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने से केसी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट है केसी वैल्यू। प्रेशर चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज करने से कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि जब आप कंसंट्रेशन बढ़ा लेते हो, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम तो रहेगा नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, यानी जिस साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी है तो थोड़ी कंसंट्रेशन कम होकर दूसरी साइड चली जाएगी, तो रेशो जो आपका आएगा वही आएगा, फिक्स है, रेशो चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक साइड की बढ़ी तो उसकी साइड कम होगी, दूसरी साइड की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो आपका रेशो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये बातें कि केसी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पर किस पे नहीं करता? तो थोड़ा सा फिर एक मरतबा पीछे जाते हैं। ये देखें यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है, तो इसके 1 मोल से इसके 2 मोल क्या होंगे? बनेंगे। ठीक है, 2 मोल बनेंगे ना, तो फिर क्या होगा?
कुछ कोई पूछ रहा कि स्क्वायर क्यों दिया हमने, देखिए ये सिर्फ इसकी बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से अपीयरेंस का है। जब हम कैसी इक्वेशन बनाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लगाते हैं, जो ये आपका मोल होता है, जो कोफिशिएंट होता है, ये पावर में जाता है। तो ये हमने पावर वाला 2 नहीं लगाया, ये हमने इस वजह से लगाया क्योंकि इसका 1 मोल जब यूटिलाइज होगा तो इसके 2 मोल बनेंगे। यानी अगर इसका 1 मोल यूटिलाइज होता है तो इसके 2 बनेंगे, अगर इसके 0.5 होते हैं तो इसका क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर हमने लगाया विथ रेस्पेक्ट टू दिस कोफिशिएंट लगा। ठीक है, ये जो हमने 2 लिखा है ये विथ रेस्पेक्ट टू बैलेंस इक्वेशन कि इसके मोल्स जो है वो डबल है। ठीक है, ये बात है। ठीक है बेटा, इसको अगर मैं उल्टा करूं तो फिर क्या होगा कि अगर रिएक्शन इस तरह से है कि 2H आए H2 प्लस I2, अगर रिएक्शन इस तरह से है तो इसके A मोल हैं 0 0, अब क्या होगा A माइनस एक्स 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 A माइनस एक्स ओवर V, उसके बाद x ओवर V एक्स ओवर V। क्या मैंने सही लिखा है या गलत है, क्या मैंने सही लिखा है कि गलत है? नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये बहुत लंबी इक्वेशन है। क्या होगा बेटा, ये a माइनस क्या होगा 2x होगा। ठीक है, देखें क्यों, क्योंकि अब इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे। ठीक है, इसका 1 मोल बनेगा, यानी अगर इसके 2 मोल बनते हैं तो इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे, 4, डबल होंगे। तो x का वैल्यू अगर 2 है, ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 4, इफ x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके मोल जो हैं वो क्या होंगे, 2x गायब होंगे, यानी कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी थी। ठीक है बेटा, चलिए वापस आते हैं, तो इसको मैं सेव करता हूं। उसके बाद में आते हैं, प्रॉब्लम को छोड़ते हैं फिलहाल। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन KC KP, ये इनके रिलेशन क्या होते हैं। अब देखें, आप जो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, या तो वो नॉर्मल जो इक्वेशन होती है उसको लिखेंगे कंसंट्रेशन की टर्म्स में, या अगर आपके पास गैसियस रिएक्टेंट हैं तो आप उनका पार्शियल प्रेशर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है मोल फ्रैक्शन मौजूद है, सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है, तो ये बेहतर होता है कि उसका मोल फ्रैक्शन यूज करें। तो देयर आर 2 वेज, KC होगा, KP होगा, KX होगा, KN होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप केमिकल इक्वेशन या KC के वैल्यू को किस तरह से डिटरमाइन करना चाहते हो। इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा गौर करते हैं कि सिंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज फॉर्मुलेटेड काइनेटिक एस्पेक्ट इक्विलिब्रियम लॉ, इट्स रिप्रेजेंट्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन रिएक्शन। हाउएवर देयर आर सम अदर वेज टू एक्सप्रेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। एक तो ये है कि हमें लॉ ऑफ मास एक्शन ने एक तरीका दिया है कि हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट के नीचे, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, तो रेशो को क्या कहेंगे, रेशो को हम क्या कहेंगे, KC कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दूसरे भी वेज हैं, कंसंट्रेशन की जगह आप मोल फ्रैक्शन, आप मोल्स, और आप जो है यानी हम उसमें जो लॉ के हिसाब से कंसंट्रेशन यूज करें। कंसंट्रेशन में और मोल में फर्क क्या है, मोल को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वो कंसंट्रेशन बन जाएगा, अगर वॉल्यूम को निकाल दो तो खाली मोल रह जाएगा, यानी मोल पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन कहते हैं। खाली मोल है तो वो मोल होंगे। ठीक है, मोल होंगे तो फिर N से लोग गायब करेंगे। तो नीचे आते हैं, क्या कहते हैं कि फॉर होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन इन विच ऑल स्पीशीज रिएक्टेंट स्पीशीज आर गैसेस, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। कि अगर आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे गैसेज हैं, ठीक है, अब ये सिर्फ हमारे बुक में लिखा हुआ है, इफ अदरवाइज अगर आप इंडियन बुक देखोगे या फॉरेन के बुक देखोगे, अगर एक भी रिएक्शन गैस है तो उसके लिए हम KP यूज कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि जो गैस होगा उसी का ही हम KP के इक्वेशन में सिर्फ उसी की जो है पार्शियल प्रेशर को मेंशन करेंगे, बाकियों को इग्नोर करेंगे, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड पे प्रेशर का इफेक्ट होगा ही नहीं। तो हम खाली उसके KC एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओनली लिखेंगे, बाकियों को स्किप करेंगे। पर हमारा पुराना बुक भी यही कहता था, नया बुक भी यही कहता है कि अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे गैसेज होंगे तभी हम KP यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है रिपीटेडली। तो चलें भाई, अगर रिएक्शन है आपके पास, A जो है वो गैस है, अब ये मोल्स हैं,
ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, और जी जो है आपका क्या है, गैस स्टेट में। यहाँ पे जो पी लिखा हुआ, पी फॉर पार्शियल प्रेशर, पी फॉर पार्शियल प्रेशर। तो केपी किसके बराबर है, केपी बराबर होगा, प्रोडक्ट कौन है, सी। अब ये जो पी सी, पी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, और ये जो है आपका कोफिशिएंट किधर जाएगा, पावर में, तो ये छोटा सी जाएगा पावर में। और क्या लिखेंगे इधर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डी, ठीक है, ऊपर पावर क्या जाएगा, डी, नीचे क्या आएगा बेटा, ए और बी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कौन सी, ए, इसका पावर क्या होगा, ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, इसका पावर क्या होगा। तो ये समझ रहे हैं, तो इसमें जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी, ये क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। और कैपिटल एबीसीडी क्या है, ए बी सी डी, ये रिएक्टेंट है, गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपका पी क्या है, पी पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पी सी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी, ठीक है। तो अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सारे गैसेज हैं, ठीक है, तो फिर आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम, इसमें कोई पूछने वाली बात बेटा। इसमें कोई, तो इस हिसाब से आप कैसे डिफाइन करोगे कि द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट इन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। बुकिश लैंग्वेज क्या है, द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसेस टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर, पावर वही होगा जो कोफिशिएंट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, केपी कहेंगे। क्या कहेंगे, केपी। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, दूसरी मतलब सेव करते हैं, मैं भी रह गया हूं। आगे क्या है कि अगर आप मोल्स में एक्सप्रेस करते हो तो के एन लिखोगे। अब के एन क्या होगा बेटा, ठीक है, क्या लिखोगे आप, एन सी, पावर कितना होगा, सी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। उसके बाद क्या चीज है, एन डी, पावर क्या होगा, डी स्मॉल, नीचे क्या होगा, एन ए, पावर ए स्मॉल, और एन बी पर स्मॉल, ठीक है। इसमें क्या है, ये ए बी सी डी वही है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है बेटा। अच्छा, ये फिर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन में क्या होगा कि के एक्स, ठीक है, के एन नंबर ऑफ मोल्स, के पी पार्शियल प्रेशर, के एक्स मोल फ्रैक्शन, के फॉर कांस्टेंट, एक्स फॉर मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, एक्स सी, एक्स कैपिटल सी, ठीक है, ऊपर क्या आएगा, पावर टी स्मॉल, उसके बाद क्या आएगा, एक्स डी स्मॉल डी, नीचे क्या आएगा, एक्स ए, पावर क्या आएगा बेटा, स्मॉल ए, और उसके बाद एक्स बी कैपिटल बी, ऊपर क्या आएगा, स्मॉल, ठीक है। इसमें आपका जो एक्स सी है, एक्स सी इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी होगा, ठीक है। और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी का मोल फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। इसमें कोई दिक्कत, फिर इनका केपी से रिलेशन क्या होगा, केपी केसी से रिलेट कैसे करेगा, केपी के एन से रिलेट कैसे करेगा, के एक्स से कैसे रिलेट करेगा, उनकी कुछ इक्वेशंस हैं, उसको हम क्या करेंगे, जरा देखेंगे। अगर आपको रिलेशन चाहिए केपी और केसी में, तो रिलेशन है केपी इज इक्वल टू केसी पावर आरटी पावर डेल्टा एन। इसमें देखिए केपी जो है वो बराबर है किसके, केसी का, केसी के और आरटी पावर डेल्टा एन, ठीक है। अब
आर क्या है इसमें, जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है। टी टेम्परेचर, डी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, यानी प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट के मोल्स माइनस करोगे, फिर जो आंसर आएगा वो आप इधर ऊपर लगाओगे, ठीक है। बाकी आर का वैल्यू कांस्टेंट होता है, टी का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है। केसी आपको प्रॉब्लम में मिला होगा तो आप केपी का वैल्यू मालूम कर सकते हो। ये एक मरतबा क्वेश्चन आया है क्योंकि पुराने बुक में हमारे पास ये रिलेशन नहीं था, उस वक्त इसका केपी का एक प्रॉब्लम आया था जो पंजाब के बुक का था, ठीक है। तो इसको इग्नोर ना करें, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम बुक में मिलते हैं तो वो कॉल कर लें, ठीक है। उसके बाद केपी मोल फ्रैक्शन की क्रम में किसके बराबर होगा, कि मोल फ्रैक्शन का जो केक्स है आप क्या लिखोगे, पी यानी पार्शियल प्रेशर, डेल्टा एन यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं उनके पार्शियल प्रेशर का माइनस लेंगे आप। केपी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, कि पी डिवाइडेड बाय एन, उसके बाद क्या होगा, डेल्टा एन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सबको एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव करने की जरूरत नहीं। आगे हम आते हैं, इससे पहले हम करते हैं यूनिट ऑफ केसी। केसी का यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, तो भैया यूनिट ऑफ केसी, अगर आप केपी का लेते हो तो केपी का यूनिट एटीएम लोगे, ठीक है। एटीएम इनवर्स आए, एटीएम स्क्वायर आए, जो भी आए, रिएक्शन और प्रोडक्ट के मोल्स देखेंगे, ठीक है। तो केसी का यूनिट कैसे होगा, केसी हम जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो लेते हैं मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। सिंपली क्या करोगे, आप इधर डेल्टा एन का वैल्यू लगाएंगे। पहली बात के यूनिट जो है, यूनिट ऑफ केसी इज इक्वल टू, इसके बराबर होगा, ये बहुत ही शार्ट मेथड है, आप जल्दी ये प्रॉब्लम कर जाओगे। पर पहले आपको थोड़ी बेसिक चीजों का पता हो कि डेल्टा एन क्या है। भाई प्रोडक्ट मोल्स माइनस रिएक्टेंट मोल्स, ये प्रोडक्ट के मोल से रिएक्टेंट के मोल्स आप माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा, अब दो चार चीजें जो आपको आनी चाहिए वो ये है कि केसी जो है, अगर इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल सेम है तो नो यूनिट, केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। अगर केसी जो है, इफ डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू 0 तो केसी का जो यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा, यही चीज, मोल पर डीएम क्यूब, पावर क्या लगाओगे, डेल्टा एन, चेंज इन मोल्स कितना है। इसको आगे बढ़ाते हैं, रिएक्शन लेते हैं। भाई आपके पास रिएक्शन है CH3 या सिंपल लेते हैं H2 प्लस I2 2HI। तो यूनिट कैलकुलेट करने से पहले ये देख लें कि क्या डेल्टा एन का कोई वैल्यू है, पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर है तो फिर यूनिट कैलकुलेट करें, अगर नहीं है तो फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आप मोल्स काउंट करें, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 मोल, 2 मोल, ठीक है। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा आप मालूम कर सकते हैं, फिर भी मोल पर डीएम क्यूब, पावर क्या आ जाएगा, डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 है, तो जिसका पावर 0 तो बेस क्या हो जाता है 1, यानी केसी इज इक्वल टू 1 यानी नो यूनिट, केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका रिएक्शन इस तरह से है, 2NO प्लस O2 2NO2, ठीक है। अब 2 + 1 इज इक्वल टू कितने मोल हो गए, 3, इधर कितने हैं, 2, तो डेल्टा एन क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट -1, तो इधर आप पावर क्या दोगे, -1, यानी केसी इज इक्वल टू, फॉर दिस रिएक्शन केसी का यूनिट क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, पावर -1, -1 का मतलब क्या है, उल्टा लिखे भाई, ये क्या होगा, 1 मोल पर डीएम क्यूब, सही है। पावर का मतलब ये है कि ये नीचे था, हम ऊपर ले आए, इसलिए पावर क्या हो गया, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, डीएम क्यूब अपॉन मोल, इसका यूनिट ये हो, सही है बेटा, डीएम क्यूब अपॉन मोल, ठीक है। और देखते हैं भाई, अगर आपके पास ये है, क्या है आपके पास, N2 प्लस, या आपके पास है 2NH3, अमोनिया टूट पड़ा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन,
तो 1 + 3 इज इक्वल टू कितने मोल? 4, 2 मोल। तो क्या होगा? डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या होगा? 4 - 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे Kc इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? मोल पर डीएम क्यूब। पावर कितना होगा? 2 होगा। दोनों को स्क्वायर करेंगे यानी यूनिट कितना हो जाएगा? मोल स्क्वायर। डीएम पावर 6 होगा कि 9 होगा? पावर और होल पावर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसको हमने स्क्वायर किया है, पर पावर और होल पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो मैथमेटिकली डीएम पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, सही है। तो बस एक आखिरी चीज आप ये इसका बताएं, इसका क्या होगा? PCl5 PCl3 + Cl2, Kc का यूनिट क्या होना चाहिए? मोल पर डीएम क्यूब होगा कि डीएम क्यूब पर मोल होगा? देखिए 1 + 1 2, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 1 है तो यानी मोल अपान डीएम क्यूब ही होगा। पावर 1 है, 1 का मतलब है कि सेम ही होगा, तो इसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब ही रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल वे कि आप इसका कितना भी डिफिकल्ट हो आपका इक्वेशन जो है, तो आप इजीली इसका जो है क्या कर सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या करना है? आपने डेल्टा एन का वैल्यू लगाना है। इसमें कोई दिक्कत बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम? चलें आगे, चलते हैं, चलते हैं बेटा, चलते हैं। इसको देखिए जरा, अब दो बातें कि इंपॉर्टेंस कहें या एप्लीकेशंस ऑफ केसी। केसी की एप्लीकेशंस क्या है? बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ केसी वी कैन, हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? नंबर 1, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। हम रिवर्सिबल रिएक्शन का डायरेक्शन बता सकते हैं। कब बता सकते हैं? ठीक है, कैसे बता सकते हैं ये? बाय कंपेयरिंग QC एंड KC। तो अगर आपके पास QC है यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर है तो फिर कोई डायरेक्शन नहीं होगा, दोनों तरफ से बराबर बराबर हो रहा है। ठीक है, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो या तो दो बातें हो सकती हैं, या तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा या बैकवर्ड तेज होगा, यानी डायरेक्शन क्या होगा? या तो फॉरवर्ड होगा या क्या होगा? बैकवर्ड होगा। तो अब कौन सा होगा ये हम मालूम कर सकते हैं कैसे? वो देखते हैं हम। एक तो ये एप्लीकेशन इसकी कि अगर आपके पास केसी मिला हुआ है तो उसको क्यूसी से कंपेयर करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी बात, वी कैन प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं बिफोर इक्विलिब्रियम वाज एस्टेब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम वाज एस्टेब्लिश्ड, कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, ठीक है, तो उस वक्त रिएक्शन के क्या हालात थे? वो केसी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो केसी के 3 वैल्यू बन सकते हैं। केसी इज वेरी लार्ज, केसी इज वेरी स्मॉल, केसी इज मॉडरेट। केसी इज वेरी लार्ज, केसी इज स्मॉल एंड केसी इज मॉडरेट। 3 वैल्यू। अगर केसी ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेब्लिश हुआ है और फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो रहा है। अगर केसी का वैल्यू बहुत कम है, मतलब इक्विलिब्रियम बहुत देर से स्टेब्लिश होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत स्लो जाके होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलेगी। तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात,
कि द रिएक्शन कोएफिशिएंट, इसको कहते हैं QC, ठीक है, इज एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखें ये भी, ये जो QC है इसमें भी क्या है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई लिखा हुआ, आई का मतलब है कि एट एनी इंस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम है या इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम है या नहीं है, आप किसी भी इंस्टेंट पे QC जो है ये मालूम कर सकते हैं। पर KC क्या होता है, इसमें आई यूज नहीं करेंगे। KC एक स्पेसिफिक जो है वो आपका रेशियो होगा जब इक्विलिब्रियम, टाइम तो कोई भी हो सकता है उसमें भी, पर जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। इसमें यह है कि इक्विलिब्रियम है या नहीं है, दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो को हम क्या कहेंगे, QC। क्या कहते हैं इसको, रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकली इट हैज द सेम फॉर्म एट दैट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैथमेटिकली सेम है, पर डिफरेंस क्या है कि KC जो है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का रेशियो होगा, QC जो है इक्विलिब्रियम का भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम का नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें, ठीक है। अच्छा, तो इसको क्या कहेंगे, हाउएवर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स एक्सपेंड इन रिएक्शन कोएफिशिएंट आर नॉट नेसेसरी स्पेसिफाई इक्विलिब्रियम स्टेट, कि ये जरूरी नहीं है QC में कि आपकी जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो है वो इक्विलिब्रियम का है कि नहीं है, पर KC में ये जरूरी है। KC में क्या जरूरी है कि रेशियो इक्विलिब्रियम का होना चाहिए, रेशियो इक्विलिब्रियम का होना चाहिए, ठीक है बेटा। चले, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम, एक मतलब देख लें इसको, एक मतलब देख लें इसको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन QC एंड KC। अब देखिए QC और KC की प्रेडिक्शन से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो देयर आर 3 केसेस, 3 पॉसिबल केस। केस 1 कि QC का वैल्यू लेस है, किससे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखें, QC इज आल्सो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, ये वैल्यू कम है KC के, इट इज आल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यानी जब हम KC की प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का वैल्यू मालूम कर रहे हैं, अज्यूम करें कि इसका वैल्यू आया था 10, यानी जब हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से डिवाइड किया फॉर द सेम रिएक्शन, रिएक्शन सेम है A प्लस B, ठीक है, क्या बना, C बना, ठीक है। तो हमने जब C के मोल्स को A और B, A इंटू B करके इससे डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आया, 10 आया। अब जब हम मालूम कर रहे हैं तो QC जो आया है वो आया है 5 आया, ठीक है। तो दोनों रेशो कैसे मिल रहे हैं, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से क्या करें, डिवाइड करें। तो सिंपली इतना बताएं कि अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो रेशो बढ़ जाएगा कि कम होगा, बढ़ जाएगा। अगर रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रेशो कम हो जाएगा। अगर आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कंपेयर करें दोनों को, KC और QC, यानी प्रोडक्ट की अमाउंट किस में ज्यादा है, KC में ज्यादा है कि QC में ज्यादा है, KC में ज्यादा है। यानी इसमें जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो कम है एज कंपेयर टू KC। यानी ये जो QC है ये बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम है कि आफ्टर है, यानी अभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ, प्रोडक्ट के कम मोल बने हैं और ज्यादा बन सकते हैं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए। यानी हमने आधे में से जो है क्या किया है कि प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो ली है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे इसकी बात करें, इसकी इस वक्त क्या चीज है कि प्रोडक्ट, ठीक है, वो कम है किससे, प्रोडक्ट ऑफ KC से। QC प्रोडक्ट कम है किससे, KC से। और हम क्या कह सकते हैं कि QC का जो रिएक्टेंट है इसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा है किससे, KC के रिएक्टेंट से। ये बात आप समझते हैं, ये समझ रहे हैं बेटा, ये दो बातें, एक ये और एक ये, जल्दी बताएं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आप ये दो बातें समझ रहे हो, ओके। अच्छा, तो अब रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो रिएक्टेंट किधर जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ। तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो इस केस में जब QC कम होगा इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो डायरेक्शन क्या होगा कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, फॉरवर्ड।
तो इन दिस केस जब QC का वैल्यू कम होगा तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। अगर QC ज्यादा है, QC ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ज्यादा है। किसमें ज्यादा है प्रोडक्ट, QC में ज्यादा है कि KC की प्रोडक्ट ज्यादा है, QC की प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा है। और फिर रिएक्टेंट किसका कम है, KC का कि QC का, QC का कम है, तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन, फॉरवर्ड के बैकवर्ड, बैकवर्ड इसमें जाएगा ना, ये फॉरवर्ड जाएगा, तो उसमें क्या होगा, बैकवर्ड। अगर QC और KC इक्वल है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, रिएक्शन किसमें, ना लेफ्ट जाएगा, ब्रेक करें, क्वेश्चन है, ब्रेक करें बेटा।